लेसन थोड़ा बड़ा था, इसलिए हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड किया है। तो पार्ट 1 आपने देखा तो उसमें था कि गांधी बापू जैसा ही व्यक्तित्व धराने वाले जो ये शास्त्री जी थे, लाल बहादुर शास्त्री, तो उसका जीवन भी कैसे था, गांधी बापू के जैसा ही था कि वो कर्म करते ही रहते थे, कभी फल की आशा नहीं रखते थे। यहाँ तक हमने देखा था। अभी देखते हैं कि बापू से प्रभावित होकर ही सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ी थी। यानी गांधी बापू से प्रभावित होकर ही उन्होंने जो वो पढ़ाई करते थे उसने 1921 में ये पढ़ाई छोड़ दी थी। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे तथा औरों को इसके लिए प्रेरित करते रहे। यानी कि शास्त्री जी पर ये भारतीय चिंतकों और भगवान दास और बापू जो गांधी बापू है उसका ऐसा प्रभाव रहा कि वो जीवन भर उसके आदर्शों पर ही चलते रहे और उससे ही प्रेरित होकर वो ये काम करते रहे। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबल की वह उक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस हो गए। यानी शास्त्री जी के संबंध में बाइबल आपको पता होगा कि बाइबल क्या है, ईसाइयों की धर्म पुस्तक है। तो उसमें एक लिखा था, एक उक्ति लिखी थी, यानी कि एक वाक्य लिखा था। तो ये है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस हो गए। यानी विनम्र यानी विनयी पृथ्वी के वारिस यानी उत्तराधिकारी हो गए। शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में तब प्रवेश किया था जब वे एक स्कूल में विद्यार्थी थे और उस समय उनकी उम्र 17 वर्ष की थी। यानी वो जब स्वतंत्रता संग्राम में उसने प्रवेश किया तब वो एक स्टूडेंट थे और उसकी उम्र सिर्फ कितनी थी, 17 इयर्स की थी। गांधी जी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे। यानी आह्वान यानी गांधी जी ने जब ललकारा, चुनौती दी, तब वो स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे। इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। यानी उसके बाद उन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ पूरी की, काशी विद्यापीठ में। उनका मन हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों की ओर लगा रहा। यानी वो उसका मन हमेशा कहाँ था कि देश को आज़ाद करने में और समाज का कार्य करने में ही उसका मन लगा रहा। परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए, जिसके वे जीवन भर सदस्य रहे। यानी 1926 में वो लोक सेवा मंडल में वो शामिल हुए और वहां वो जीवन भर उसके सभ्य रहे। इसमें शामिल होने के बाद से शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूतोद्धार के काम में अपने आप को लगाया। यानी कि उसमें शामिल होने के बाद उसने क्या किया, गांधी जी के विचार के अनुरूप अछूतोद्धार यानी कि जो हम जाति पाति का भेदभाव करते हैं तो अछूतों का उद्धार के काम में उन्होंने अपने आप को लगा दिया। यहाँ से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो गए। यानी कि यहाँ से ही उनका एक जीवन का नया अध्याय है वो प्रारंभ हो जाता है। सन 1930 में जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा। यानी 1903 में उन्होंने नमक कानून तोड़ो आंदोलन में उन्हें शुरुआत की, जिसके लिए उनको जेल भी जाना पड़ा। यहाँ से शास्त्री जी की जेल यात्रा की जो शुरुआत हुई तो वह सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही। यानी उसके जेल यात्रा की जो शुरुआत हुई वो 1940 तक भारत छोड़ो आंदोलन तक वो चलती रही। इन 12 वर्षों के दौरान वे 7 बार जेल गए। यानी कि 12 साल में वो कितनी बार जेल गए, 7 बार जेल जा चुके। इसी से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके अंदर देश की आज़ादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी। यानी इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि उनके अंदर देश की आज़ादी के लिए कितनी बड़ी ललक यानी कितनी बड़ी उसकी तीव्र इच्छा थी। ललक यानी तीव्र इच्छा। दूसरी जेल यात्रा उन्होंने सन 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी। यानी दूसरी बार वो कब गए, 1932 में। किसके कारण गए तो कि किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए उनको जेल जाना पड़ा। सन 1942 की उनकी जेल यात्रा 3 वर्ष की थी, जो सबसे लंबी जेल यात्रा थी। यानी 1942 में जब वो जेल यात्रा करने गए तो वो यात्रा उसकी जेल में 3 साल की थी, जो सबसे
लंबी जेल यात्रा थी उसकी। इस दौरान शास्त्री जी जहां एक और गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में जन सेवा के कार्यों में भी लगे रहे। यानी गांधी जी ने उसने जो रास्ता बताया था, जो कार्य बताया था, वो कार्य पर तो वो चलते थे, लेकिन दूसरी ओर पदाधिकारी के यानी उसको जो पद दिया था उसके अनुरूप भी वो जन सेवा के कार्य में लगे रहे। सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए। यानी 1935 में उसको सचिव बनाया गया। इस पद पर वे 1938 तक रहे। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था। यानी जो किसान है उसके प्रति, किसानों के प्रति यानी किसान है उसके प्रति उसके मन में बहुत लगाव था। इसलिए उनको सन 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। यानी वो 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने के लिए उसको एक कमेटी का अध्यक्ष यानी कमेटी का किसी संस्था का प्रधान प्रेसिडेंट उसको बनाया गया। पूरी लगन के साथ काम करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। यानी पूरी लगाव से उन्होंने काम किया और उसने पूरा रिपोर्ट दिया कि ये काम किया है, जिसमें जमींदारी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया है। यानी कि जिसमें जमींदारी उन्मूलन यानी कि जड़ मूल से नष्ट कर देना, उस पर ज्यादा जोर दिया था। बाद के 6 वर्षों तक वे इलाहाबाद की नगरपालिका से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे। यानी 6 वर्ष तक उन्होंने इलाहाबाद की जो नगरपालिका थी उसमें वो जुड़े रहे। मैं समझता हूँ कि इस अनुभव ने भी शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्याओं से निकट से परिचित कराया। यानी वो जब उसने काम किया तो भी लोगों की क्या समस्या है तो वो उसने निकट से यानी नजीक से जानने का परिचय किया। उसने उनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव था। यानी ग्रामीण जीवन में लोग कैसे रहते हैं उनका भी उसको एक्सपीरियंस था। अब इसके साथ ही इलाहाबाद नगर पालिका ने जन सेवा का भी अनुभव जोड़ दिया था। यानी लोगों की सेवा का भी एक्सपीरियंस उसके साथ उन्होंने जोड़ दिया था। लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वे देश की छोटी छोटी समस्या और उनके निराकरण की व्यावहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित हो गए थे। यानी कि ये जो देश की छोटी छोटी समस्याएं हैं और उसका कैसे समाधान करना है, निराकरण यानी उसका कैसे समाधान करना है, अच्छी तरह से वो परिचित हो गए थे। कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। यानी उसकी निष्ठा देखकर, काम के प्रति निष्ठा और उसके मेहनत देखकर अदम्य क्षमता, अदम्य यानी उत्कट, जो दबाया ना जा सके ऐसी क्षमता के कारण वो सन 1937 में वो संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के वो लिए निर्वाचित हुए। यानी उसमें भी उसको बहुमत द्वारा वो चुने गए थे। निर्वाचित यानी बहुमत द्वारा वो चुने गए। इलेक्शन में जब वो रहते हैं और उसकी मेजोरिटी की वजह से वो चुने गए। सही मायने में यहीं से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत हुई, जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में हुआ। यानी कि सच्चे अर्थ में शास्त्री जी के संसदीय जीवन की यहीं से शुरुआत हुई और जिसका समापन यानी जिसकी समाप्ति भी देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में हुआ। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा था कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। यानी राजनीति के काम में इतनी पकड़ थी, यानी वो इतने अच्छे थे कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी उसको राजनीतिक गुरु माना था और उसने बोला कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन मेरा शुरू हुआ। देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी भिन्न भिन्न पदों पर रहे। यानी देश की आज़ादी हो गई, हमारा देश आज़ाद हो गया, फिर उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार में वो भिन्न भिन्न पदों पर यानी अलग अलग पद पर वो कार्य करते रहे। उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। उत्तर प्रदेश में उसको गृह मंत्री बनाया गया था। बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर वे केंद्र में आ गए। बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध
यानी पंडित नेहरू के जो अनुरोध यानी उसने कहा तो उस पर वो केंद्र में आ गए। केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद संभाला। यानी केंद्र में आए तब उन्होंने रेल और परिवहन यानी कि माल सामान आदि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने यानी ट्रांसपोर्ट वाला काम जो होता है उसको परिवहन कहते हैं। संचार यानी संदेश वहन, कम्युनिकेशन जिसको आप कहते हो। वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में वो उसने क्या संभाला? मंत्री पद संभाला। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशासकीय दक्षता का प्रमाण दिया वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। यानी कि ये जब वो जो काम करते रहे शास्त्री जी, तब उसने प्रशासकीय दक्षता यानी कि शासन से संबंधित निपुणता का उसने जो प्रमाण दिया है वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। अपने मंत्रालयों के कार्यों में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यावहारिक तथा सभी प्रकार की औपचारिकताओं से परे होता था। यानी वो जब कार्य करते थे तो उनका दृष्टिकोण यानी उसके जो दृष्टि है यानी उसकी जो सोच है और वो अत्यंत व्यावहारिक थी और सभी प्रकार की औपचारिकता यानी जो केवल कहने सुनने या दिखलाने की नहीं होती है उससे वो परे होते। यानी कोई लोग क्या करते हैं कि जो कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ, लेकिन ये शास्त्री जी है जो कहते हैं वो ही करते हैं। वे अपने को कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। यानी उसको बड़े से बड़ा पद मिल गया, प्रधानमंत्री बन गए तो भी वो कभी भी अपने को बड़ा नहीं मानते थे। उनकी बड़ी सीधी सी धारणा थी कि वे जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के क्या है? सेवक है। यानी वो ऐसी धारणा रखते थे कि मैं जनता का शासक नहीं हूँ लेकिन जनता का सेवक हूँ। ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्हें अपने मंत्रालय में तो लोकप्रियता मिली, साथ ही साथ सारे देश में लोकप्रियता मिली। यानी ऐसे कार्य करने की वजह से उनको मंत्रालय में यानी जो प्रधानमंत्री बने उसमें तो उसको सफलता मिली, यानी कि लोग उसको प्यार करते ही थे, लेकिन देश में भी उसको बहुत सारे लोग उसको प्रेम करने लगे। इसी लोकप्रियता का परिणाम था कि पंडित नेहरू के निधन के बाद देश ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया। यानी इसी लगन और कार्य की वजह से पंडित नेहरू के निधन यानी पंडित नेहरू की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद प्रधानमंत्री के रूप में लाल बहादुर शास्त्री का स्वीकार किया गया। देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीने के छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलताएं और लोकप्रियता प्राप्त की वह एक उदाहरण है। यानी कि वो सिर्फ 19 महीने तक ही उन्होंने काम किया, लेकिन वो ऐसा काम किया जिससे वो सफलताएं उसको मिली और लोग भी उसको प्यार करने लगे। तो उनकी सफलता क्यों इसको मिली? क्योंकि उन्होंने बिना फल की आशा रखे ये सब काम किए थे। शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था, उसमें किसी प्रकार का धुंधलापन या भटकाव नहीं था। यानी उसका जो लक्ष्य था वो बिल्कुल स्पष्ट था, उसमें कहीं धुंधलापन यानी अस्पष्टता नहीं थी उसमें, और भटकाव नहीं था। भटकाव यानी लक्ष्य को छोड़कर इधर उधर जाना है। जो लक्ष्य उसने सिद्ध किया है वो प्राप्त करके ही रहे, वो छोड़ के नहीं चले गए थे। वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे और इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न भी थे। यानी उन्होंने बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण पद पर वो रहे थे, लेकिन इन पद पर रहते हुए ने स्वाभाविक रूप से अधिकार संपन्न थी, लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मसंयम से काम लिया तथा अधिकारों से अधिक कर्तव्यों को तरजीह दी। यानी हमेशा आत्मसंयम यानी वो आत्म से हृदय से काम करते रहे और अधिक कर्तव्यों को तरजीह दी। यानी अधिक कर्तव्य उसका क्या है उसकी वो काम करते रहे। शायद इसीलिए शास्त्री जी इतने अधिक लोकप्रिय हो सके, यानी इसी वजह से वो लोगों के प्रिय हो सके। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1964 को छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ इसी तरह के विचार व्यक्त किए थे कि आपके भविष्य की मंजिल चाहे जो कुछ भी हो,
आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं। यानी उन्होंने समारोह में जो आज के नागरिक है उसको भी ऐसे ही विचार व्यक्त किए कि आप भविष्य के आपका जो भी लक्ष्य हो, चाहे कोई भी आपका लक्ष्य हो, लेकिन आपको पहले यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले क्या हो, देश के नागरिक हो। यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है। यानी कि ये हम जो देश के हम नागरिक है उसके भी हमारा कुछ फर्ज बनता है, लेकिन इससे कुछ कर्तव्यों का भी बोझ आता है जिसे समझना चाहिए। यानी कि हमारी कोई फर्ज है वो बोझ भी आता है, लेकिन वो हमें समझना चाहिए। हमारा देश प्रजातांत्रिक है जो निजी स्वतंत्रता देता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए। यानी कि हम देश के नागरिक हैं और हमारी स्वतंत्रता, हमें स्वतंत्रता देश देता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा यानी खुद की एक इच्छा होनी चाहिए। तो वो स्वेच्छा से लगाए प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए, यानी कि वो प्रतिबंध के अधीन होना चाहिए। अधिकार, कर्तव्यों और आत्मसंयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी, जिसे आज याद रखने की जरूरत है। यानी क्या हमारा फर्ज है, अधिकार हमारा क्या है, आत्मसंयम क्या है, आत्मसंयम के बारे में भी उन्होंने कहा था। तो ये बात शास्त्री जी ने हमें कही थी, जो आज भी हमें ये बात याद रखने की बहुत जरूरत है।